गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। और लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? नीलम खान, सोनू कुमार फतेहाबाद, ये नंबर का एक्सचेंज क्यों हो रहा भाई? चलिए, सित्तू, समर सोनी, जल्दी से बताओ कहाँ पर थे हम लोग और क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, जल्दी से बताएं। कम ऑन टेल मी फास्ट प्लीज यार, क्या चल रहा था हमारी क्लास में? गुड मॉर्निंग नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, क्या चल रहा था लास्ट क्लास में, कहाँ तक पहुँचे थे? जल्दी से मुझे याद दिला दो, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। कहाँ पर थे भाई, जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सीएसटी, ओके, पब्लिक फाइनेंस था, ठीक है। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, ओके। योगेश शर्मा गुड मॉर्निंग, योगेंद्र गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हमारा टॉपिक इसका मतलब चल रहा है टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर व्यवस्था। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो कर व्यवस्था है, वो क्या है। और इसमें हम लोगों ने बात की अभी तक इस टॉपिक में कि टैक्स होता क्या है। टैक्स, दो टर्म हमने डिस्कस किए, एक इंसिडेंस ऑफ टैक्स और एक इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। एक हमने बात की, जैसे हमने कहा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और हमने कहा प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर और अनुपातिक कर। और हमने इस टॉपिक में बात की है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आज हमें बात स्टार्ट करनी है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की। तो दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ये कहाँ से हम बात करेंगे? तो हम बात करेंगे फ्रॉम 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें जो लिस्ट 2 है, वहाँ से बात करेंगे। तो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट 2 है, वहाँ से बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन कौन से हैं हिंदुस्तान में। तो यहाँ पर हम और डिटेल में बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं और प्रत्यक्ष कर कौन से हैं। दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करेंगे, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, इसे हम कहते हैं कृषि आयकर। अब दोस्तों, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, कृषि आयकर, ये क्या होता है? तो भाई, आपने सुना तो कई बार होगा कि एग्रीकल्चर पर टैक्स माफ़ है। आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, उस पर टैक्स माफ़ है, अर्थात एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेती। ऐसा आपने रफली कई बार सुना है, जल्दी बोलिए यस। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर पर सरकार टैक्स नहीं लेती, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एसी का रिमोट दीजिए प्लीज़। तो एग्रीकल्चर पर सरकार टैक्स नहीं लेती, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसे थोड़ा अच्छी तरह समझिए कि एग्रीकल्चर इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ज़रा समझिए। देखो, मैंने आपको 3 टर्म बताए, फिर से एक बार याद करिए। एक टैक्स डिडक्शन, एक टैक्स एग्जाम्पशन, एक टैक्स रिबेट। जब मैं कहूँ टैक्स डिडक्शन, तो इसका मतलब है सरकार ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड तरीके बना रखे हैं जिन पर टैक्स लगता है, लेकिन सरकार अगर हम उन्हें यूज़ करें तो टैक्स माफ़ हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे टैक्स डिडक्शन।
जैसे दोस्तों होम लोन टैक्स डिडक्शन लिमिट, एटीसी में 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन लिमिट। तो एक होता है टैक्स एग्जाम्पशन, मतलब जिस पर कर लगता ही नहीं है, राइट। तो इसे हम कहते हैं कि हाँ समझ में आएगी गौरव, जरा सुनिए। तो इसे हम कहते हैं टैक्स एग्जाम्पशन। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। कृषि पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है, मतलब कृषि कर से माफ है। लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छी तरह समझिए कि कृषि पर कर माफ है, लेकिन तब भी मैंने यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लिखा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, जैसे मैंने मान लो ये कैमरा मैंने प्रोड्यूस किया, तो वो एक उत्पादन है, वो एक प्रोडक्शन है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने ये कैमरा प्रोड्यूस किया तो एक प्रोडक्शन है, एक उत्पादन है। ठीक इसी प्रकार से जब मैं एग्रीकल्चर में खेत में वीट और राइस प्रोड्यूस करता हूँ तो वो भी तो एक प्रोडक्शन है। जब मैं वीट और राइस प्रोड्यूस करता हूँ तो वो भी तो एक प्रोडक्शन है। जब दोस्तों मैंने वीट और राइस प्रोड्यूस किए वो भी एक प्रोडक्शन, कैमरा बनाया वो भी एक प्रोडक्शन। तो जब मैंने कैमरा बनाया तो इसके बनाने पर मैंने टैक्स दिया या नहीं दिया? दोस्तों याद करिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्र उत्पादन शुल्क, तो जो किसी वस्तु के प्रोडक्शन पे लगता है। लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर में वीट और राइस प्रोड्यूस करता हूँ तो उस समय कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर 100 कैमरे बनाए तो एक्साइज ड्यूटी कुछ और होगी, 120 कैमरे बनाए तो एक्साइज ड्यूटी कुछ और होगी, और 200 कैमरे प्रोड्यूस किए तो एक्साइज ड्यूटी कुछ और होगी। लेकिन मैं 2 बीघा में खेती करूं कोई टैक्स नहीं, 10 बीघा में प्रोडक्शन करूं कोई टैक्स नहीं, 100 बीघा में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करूं तो भी कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब एग्रीकल्चर टैक्स से माफ है। इसका मतलब एग्रीकल्चर इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब सरकार एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लेती है। इसका मतलब एग्रीकल्चर टैक्स से माफ है। इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टैक्स से माफ है, लेकिन जब मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचूंगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पर मैं दूंगा क्या? टैक्स। किसको दूंगा? स्टेट गवर्नमेंट को, और उसे कहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस पर टैक्स दे, चाहे तो टैक्स ना ले। तो अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार और संवैधानिक प्रोविज़न्स के अनुसार, तो हमारे हिंदुस्तान में ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ना तो लेता है और ना कोई भी देता है, क्योंकि केंद्र सरकार इनकम टैक्स वसूल ले हिंदुस्तान में वही काफ़ी है। तो इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, कृषि आय कर, राइट ना। दोस्तों आगे बात करते हैं, और यहाँ पर जो दूसरा टैक्स है इसे हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लिख लें भू राजस्व। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे आज की क्लास में जिसे हम बोलेंगे लैंड रेवेन्यू के अलावा प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर। यहाँ हम बात करेंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एक्चुअली ये हमने बात ऑलरेडी कर रखी है, राज्य उत्पादन शुल्क। फिर यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, विद्युत कर। फिर बात करेंगे एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। एंड लास्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे आज वैट, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों ये रहे स्टेट गवर्नमेंट के जो मेजर टैक्सेस हैं और जो मेन टैक्सेस हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेन टैक्सेस हैं वो रहे आपके सामने, एंड दैट इज़ कॉल्ड ये। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए और मेरी बातों को ज़रा अच्छी तरह समझिए और एनालाइज करिए, राइट नाउ। सुनीता जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बहन, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, भाई पर विश्वास रखो, भाई दगाबाजी नहीं देगा, राइट। पीडीएफ बहुत सुंदर मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी, हिंदी में अलग मिलेगी,
और पीडीएफ नहीं चिल्लाओ बहन, सिर्फ ये चिल्लाओ कि यह तुमने जो हमने पढ़ाया वो क्या पूरा पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया हो तो जल्दी बोलो, 2-4 सवाल फेंकते हैं, जवाब दो ना। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों यहाँ पर कि लैंड रेवेन्यू भू राजस्व क्या होता है। तो लैंड रेवेन्यू भू राजस्व का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे पहले से कहा करते थे लगान, पहले से रोहित, पहले से कहते थे लगान, लेकिन आजकल इसे कहते हैं, कई सारे राज्यों में इसे कहते हैं उगाई। जैसे अगर आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखिए, हरियाणा, राजस्थान में जाइए तो इसे कहते हैं उगाई। और दोस्तों अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या अनदर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर आप बिहार, मध्य प्रदेश में देखिए तो इसी को कहते हैं माल गुजारी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब ये लैंड रेवेन्यू भू राजस्व होता क्या है। तो ऐसे गांव में होते हैं पटवारी या गांव में होते हैं लेखपाल। दोस्तों जिनके पास जितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, जिनके पास जितनी कृषि की भूमि है, इसके आधार पर इन लोगों से जो पटवारी आते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा कलेक्ट करके ले जाते हैं और स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करते हैं और उसे हम कहते हैं भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की मात्रा में होता है, लगभग 15-20 रुपये पर बीघा, तो उसे कहते हैं भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। दोस्तों नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स, नेक्स्ट है पेशा कर। दोस्तों जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी पेशेवर लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, दोस्तों ये लोग अपनी इनकम का सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स तो देते ही हैं, इनकम का सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स तो देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य सरकार हैं, इनको एक तरह का फ़ी, एक तरह का चार्ज देते हैं, क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हैं और वहाँ पैसा अर्न कर रहे हैं। तो एक तरह का छोटा सा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं, जिसे हम लैंड प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर कहते हैं। नाउ दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाइए तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो जो लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं उन्हें याद होगा कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी हमने पढ़ाया था कि जैसे एल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नारकोटिक्स हो गया, टॉयलेटरीज हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इनके प्रोडक्शन, इनके उत्पादन पर जो कर लगता है वो राज्य सरकार लगाती है और उसे राज्य उत्पादन शुल्क कहते हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, सबसे पहले तो ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, जो विद्युत कर है, वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजंस हैं। ऐसे यूपी में देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो यहाँ पर, जहाँ नॉर्थ दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टीपीडीडीएल। दोस्तों ये क्या है, तो हर एक स्टेट ने अलग अलग अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बना रखे हैं या कुछ प्राइवेट कंपनीज से टाई अप कर रखे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जो 7th शेड्यूल है, इसके लिस्ट 2 में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आइटम है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। तो इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लगाती हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया और पे किया किसने, हम लोगों ने। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये एक अप्रत्यक्ष कर हो गया। अगर हम देखें नेक्स्ट एंटरटेनमेंट टैक्स, नेक्स्ट देखें मनोरंजन कर। दोस्तों जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ये भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। जैसे अगर आप देखिए तो जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो आपने सुना कि दंगल मूवी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। इसका मतलब जो एंटरटेनमेंट है ये किसके अंडर में आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंडर में आ रहा है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हुआ, तो दोस्तों जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ने मूवीज़ और थिएटर हॉल्स वालों पर लगाया, थिएटर वालों पे लगाया, लेकिन उन्होंने अपना बर्डन हम पर शिफ्ट कर दिया। और जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो टिकट पे लिखा रहता है E.tax, दैट इज़ कॉल्ड एंटरटेनमेंट टैक्स। नाउ इट इज़ कॉल्ड GST, बट अभी तो हम GST की बात नहीं कर रहे हैं,
इसलिए हमने ये चर्चा की है। दोस्तों नेक्स्ट इज वैट। अब वैट होता क्या है, तो अगर मैंने एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में वैट को पहले ही डिफाइन किया था कि वैट का मतलब है किसी भी वस्तु, किसी भी कमोडिटी के खरीदते समय जो हम टैक्स पे करते हैं उसे हम वैट कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई वस्तु, जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदें तो उस समय हम जो टैक्स पे करके आएँ उसे वैट बोला जाता है। जैसे मैंने ये शर्ट खरीदी तो मैंने पे किया वैट, मैंने ये मार्कर खरीदा मैंने पे किया वैट, मैंने ये कैमरा खरीदा पे किया वैट, मैंने ये एयर कंडीशनर खरीदा पे किया वैट। दोस्तों वैट हम कब पे करते हैं, जब किसी वस्तु, जब किसी कमोडिटी को हम खरीदते हैं तो उस समय पे करते हैं हम क्या, वैट, जैसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों जो वैट है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वो सबसे पहली बात ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। दूसरी बात, अगर मैं वैट को थोड़ा सा अच्छे शब्दों में डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा जरा सुनना, तो करूंगा कि वैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड वैलोरम, वैलोरम, एड वैलोरम, देख लेना थोड़ी स्पेलिंग इसकी, एड वैलोरम या वैलोरम, VOLE, मैं चूँकि इसको प्रोनाउंस करता हूँ एड वैलोरम इसलिए मैंने ये लिखा। दोस्तों जो वैट है वो एक एड वैलोरम टैक्स है। नाउ व्हाट इज एड वैलोरम टैक्स? दोस्तों एड वैलोरम टैक्स का मतलब होता है जो वैल्यू एडेड पर लगे, जो वैल्यू एडेड पर लगे उसे हम एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। भाई वैल्यू एडेड पर लगे मतलब, दोस्तों वैल्यू एडिशन पर जो टैक्स लगता है उसे हम एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो वैट है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वो एक एड वैलोरम टैक्स का मतलब है। अगर मैं वैट को बहुत अच्छे से डिफाइन करूं और अच्छे से परिभाषित करूं तो एड वैलोरम का मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान सुनना। तो एड वैलोरम का मतलब होगा दोस्तों कि एड वैलोरम का मतलब होगा कि इट इज़ द टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडिशन फ्रॉम वन स्टेज, फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, बट अल्टीमेटली पेड बाय द कस्टमर। सो दिस इज कॉल्ड वैट की परिभाषा। तो देखो अगर हम वैट को अच्छे लैंग्वेज में अच्छी तरह डिफाइन करें तो वैट का मतलब होगा एक वो टैक्स जो किसी वस्तु के प्रत्येक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लगे, प्रथम स्तर से लेकर अंतिम स्तर तक, और उसका भुगतान ग्राहक के द्वारा किया जाए तो उसे हम एड वैलोरम टैक्स कहेंगे। तो इसे हम एड वैलोरम टैक्स कहेंगे। मतलब फिर से आप अच्छी तरह समझिए कि अब हम आपको देखो, अगर बिल्कुल सरल भाषा में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना है तो मैं एक लाइन में बता देता कि वैट होता क्या है, जो मैंने बता दिया कि किसी भी वस्तु के खरीदते समय जो हम टैक्स पे करेंगे उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, और इसे पहले इसे सेल्स टैक्स कहा जाता था लेकिन फिर इसे वैट कहने लगे, लेकिन नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड GST, राइट। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, तो जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो NTPC है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, और दोस्तों ये केंद्र सरकार की ही कंपनी है, और ये केंद्र सरकार की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो भेल, गेल, सेल, ONGC, NTPC। तो NTPC क्या है, एक महारत्ना कंपनी है और एक केंद्र सरकार की कंपनी है, तो इस पर टैक्स वैक्स जैसा कोई भी मसला नहीं आता है। चलिए ठीक है पंकज कुमार। दोस्तों ज़रा अच्छी तरह वैट को समझिए। अगर मैं वैट को कहूँ तो ये वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं, क्यों इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है? तो इसे वैल्यू एडेड टैक्स, यस सोनू कुमार अभी मैं बताऊंगा। तो इसे वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लागू होता है, प्रथम स्तर से लेकर अंतिम स्तर तक, लेकिन इसका भुगतान सरकार के उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। इसे हम बोलते हैं वैट। जैसे दोस्तों ये जो कैमरा मेरे सामने लटका है, आप बताइए क्या ये कैमरा एक ही स्टेज पर आया, बनकर तैयार हो गया और मार्केट में पहुंच गया? नहीं। इसका मतलब जब ये कैमरा प्रोड्यूस हुआ, जब ये कैमरा बना, तो ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरा,
अब जब ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरा, तो जब ये जितने नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा था, अगले स्टेज पे जा रहा था, फिर अगले स्टेज पे जा रहा था, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मूल्य ऐड हो रहा होगा। तो जब जितना वैल्यू ऐड हो रहा होगा, उसी एडिशनल वैल्यू पर अगर टैक्स लगे, तब उसे कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। अगर और अच्छे से समझना है तो इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से समझना। जैसे एक बंदा है, उसने 1000 रुपये के गेहूँ प्रोड्यूस किए। एक बंदे ने 1000 रुपये के गेहूँ प्रोड्यूस किए और उन गेहूँ को ले जाकर एक मिलमैन, एक चक्की वाले को बेच दिया, और जो बेचा 1000 रुपये का। जब 1000 रुपये के उसने गेहूँ बेचे, तो उस पर जो वैट लगेगा वो लगेगा 1000 रुपये के ऊपर, राइट। अब दोस्तों उस मिलमैन ने उस गेहूं को कन्वर्ट किया और बनाया और कन्वर्ट किया इनटू फ्लोर, इनटू आटा। और दोस्तों जो आटा उसने बनाया, वो आटा बेचा बेकरी वाले को, वो भी 2000 रुपये का। ध्यान से सुनना, वैल्यू एडिशन इनटू द नेक्स्ट स्टेज। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 का। तो टैक्स कितने पर लगेगा? 1000 पर। मुझे लग रहा है समझ में आ गया। दोस्तों अब जब वो 1000 रुपये का, तब 2000 रुपये के आटे को बेकरी वाले ने कन्वर्ट किया और नेक्स्ट स्टेज में ले गया और बनाई ब्रेड, बनाए बिस्किट्स और बेचे होलसेलर को 3500 रुपये में। तो दोस्तों कितनी वैल्यू ऐड हुई? दैट इज कॉल्ड 1500। तो टैक्स लगेगा सिर्फ 1500 रुपये पर, 1500 पर। अब दोस्तों जो 1500 रुपये पर टैक्स लगा, जो 1500 रुपये पर टैक्स लगा, जरा ध्यान से सुनना। जो 1500 रुपये पर टैक्स लगा, अब वो जब 1500 रुपये के बाद अब जब नेक्स्ट स्टेज पर गया और जो रिटेलर के पास पहुंचा और रिटेलर ने उसे 4000 रुपये, नहीं, रिटेलर को 4000 का पड़ा, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 500। तो टैक्स लगेगा 500 पर। और फाइनली जब वो ब्रेड और वो बिस्किट्स कस्टमर के पास पहुंचे, तो उस ब्रेड और बिस्किट्स के ऊपर साफ साफ मेंशन्ड था क्या? MRP। बोले तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और दोस्तों ब्रैकेट में साफ साफ मेंशन्ड था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब क्या? कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो MRP है, उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं, शामिल हैं। इसका मतलब पे कौन कर रहा है? कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो लागू कहाँ हुआ? प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर, लेकिन फाइनली उसका पेमेंट किसने किया? कस्टमर ने किया। पंकज कुमार, न्यूक्लियर पावर इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हिस्सा किसी प्राइवेट कंपनीज या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं देती है, तो इस पर टैक्स का कोई मसला नहीं है, राइट। बाकी न्यूक्लियर पावर किस में आती है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखता है। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन वैट के बारे में अगर मुझे आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देना है, तो मैं ज्ञान इस प्रकार से दूंगा कि वैट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, किसी वस्तु के प्रोडक्शन पर लगता है, हर एक स्टेज पर, फाइनली कस्टमर पे करता है। वैट भारत में सबसे पहली बार हरियाणा में लागू हुआ, लेकिन सबसे आखिरी स्टेट जहां वैट लागू हुआ वो उत्तर प्रदेश है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं कि पहला राज्य जहां वैट लागू हुआ टिक मारो हरियाणा, आखिरी राज्य जहां वैट लागू हुआ टिक मारो उत्तर प्रदेश। सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मैंने टैक्सेस पढ़ाए थे, तो मैंने एक टैक्स पढ़ाया था कॉरपोरेट टैक्स निगम कर, और मैंने कहा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कौन सा टैक्स है? कॉरपोरेट टैक्स निगम कर। लेकिन GST भी उसी के बराबर है इस समय, दैट इज़ 21%। लेकिन इसी तरीके से मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक नहीं 50 से ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया कि राज्य सरकारों को सबसे ज़्यादा राजस्व कौन से टैक्स से मिलता है। दोस्तों जो राज्य सरकार हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला टैक्स कौन सा है? वैल्यू एडेड टैक्स है। सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। दोस्तों ये हो गए स्टेट गवर्नमेंट के मेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी टैक्सेस हैं जिनके बारे में अभी हम आपको और ज्ञान देंगे। जैसे दोस्तों
बोट्स हो गए, गोट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, व्हीकल हो गए, तो ये सब पर टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। साधन खान, सादान खान, दोस्तों निगम टैक्स किस पर लगता है? तो आप सद्दान खान अपना याद करो। मैंने कहा था कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनकी जो नेट इनकम होगी, उनका जो प्रॉफिट होगा उस पर लगेगा, उसे बोलेंगे निगम टैक्स, निगम कर, राइट, कॉरपोरेट टैक्स। दोस्तों पर टी पर जी, पर टी पर जी मतलब पर टी पर जी क्या है भाई सोनू कुमार? दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी, और अब डिटेल में बातें होंगी किसकी? तो अब डिटेल में बातें होंगी टैक्सेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। अब बात करते हैं टैक्सेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो कराधान और संविधान की बातें होंगी कि हमारे हिंदुस्तान में जो टैक्सेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर थोड़ी सी टॉक करेंगे कि आखिर जो टैक्स है और संविधान है वो क्या बात करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वित्त आयोग की। तो फाइनेंस कमीशन की सबसे पहले बात करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। तो फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। अब ज़रा ध्यान से थोड़ा फाइनेंस कमीशन के ज्ञान को प्राप्त करें। दोस्तों जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, तो सबसे पहली बात फाइनेंस कमीशन क्या है कि फाइनेंस कमीशन का जो जन्म हुआ वो 22 नवंबर 1951 में हुआ। जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब हुआ जिसका हमारे संविधान के आर्टिकल्स में कोई ना कोई जिक्र हो। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अनुच्छेद नंबर 280 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के बारे में बात करता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक सांविधिक संस्था है। और अगर हम बात करें आगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक संस्था बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इज अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। फाइनेंस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है और इसका टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स, 5 वर्षों के लिए होता है। इस समय हमारे हिंदुस्तान में जो वर्तमान में फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो दोस्तों 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 14वां वित्त आयोग जो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक है। और दोस्तों इसके चेयरमैन हैं वाई.बी. रेड्डी, युबरी डुबरी रेड्डी। और दोस्तों वाई.बी. रेड्डी इससे पहले जो 13वां वित्त आयोग था 2010 से 2015, इसके चेयरमैन थे विजय एल केलकर। इससे पहले 12वां वित्त आयोग था 2005 से 2010, जिसके चेयरमैन थे सी रंगराजन। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन था 1952 से 1957, जिसके चेयरमैन थे के.सी. नियोगी। और दोस्तों जो वर्तमान में जो 14वां वित्त आयोग चल रहा है 2015 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म होता है उससे लगभग 1.5-2 साल पहले ही प्रेसिडेंट साहब वित्त आयोग के चेयरमैन को अपॉइंट कर देते हैं। तो जो 15वां वित्त आयोग है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए वो पहले से ही नियुक्त, पहले से ही अपॉइंट कर दिया गया है। और उसके चेयरमैन हैं N.K. सिंह, नरेश कुमार सिंह। दोस्तों जो 15वां वित्त आयोग है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के लिए, उनके चेयरमैन हैं N.K. सिंह। और मैं आप लोगों को बताऊं बढ़िया मुद्दे की बात कि आखिर जो फाइनेंस कमीशन है, अगर जो वित्त आयोग है वो करता क्या है। दोस्तों जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, ये रेवेन्यू को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दोस्तों जो 15th जो फाइनेंस कमीशन है इसका काम है टू डिवाइड द रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। दोस्तों राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा करना, बांटना, ये किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है, वित्त आयोग का काम है।
अर्थात जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका कितना हिस्सा सेंटर रखेगा, कितना हिस्सा स्टेट के पास जाएगा, इसको डिवाइड, इसको बांटने का काम वित्त आयोग का है, फाइनेंस कमीशन का है। अगर मैं 14वें वित्त आयोग की बात करूं, 14th फाइनेंस कमीशन की बात करूं, तो वाई बी रेड्डी साहब ने राज्यों का जो राजस्व पर शेयर है उसे 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। अर्थात पहले हमारे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स थे, ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करके सेंटर के पास ले जाते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका 32% इनको दे देता था और बाकी का खुद रख लेता था। लेकिन अब इसे 32 से 42% 42% कर दिया गया है। नाउ द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 32% to 42% by the recommendation of the 14th फाइनेंस कमीशन। दोस्तों 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद जो राजस्व में राज्यों का अंश है, शेयर है, वो 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है और इसे हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन, इसे हम कहते हैं वित्त आयोग। दोस्तों अगर हम और डिटेल में चलें और अंदर चल के बात करें तो दोस्तों अब बात करेंगे, कुछ और बातें होंगी, जैसे कि हम 2 आर्टिकल पर और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक होता है आर्टिकल नंबर 275 और एक होता है आर्टिकल नंबर 282। अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स को देखें, रूपेंद्र यादव, यहाँ से आवाज़ बिल्कुल सही है, आप अपने एंड से रिफ्रेश वगैरह करें और या फिर आप एक बार ऐप को बंद करके और उसको बिल्कुल हटाकर शुरू से इसको ओपन करें, आवाज़ आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आवाज़ एकदम ओके है 100%। यस ना दोस्तों, इसके अलावा यस यहाँ साउंड इज़ ओके। दोस्तों इसके अलावा अगर हम और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं तो एक है अनुच्छेद नंबर 275, एक है आर्टिकल नंबर 282। अगर हम आर्टिकल नंबर 275 को देखें, आर्टिकल नंबर 275 को देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है क्या, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि नो टैक्स शैल बी लिवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि कोई भी कर ना तो लागू होगा, नो सॉरी दोस्तों, आर्टिकल नंबर दोस्तों आर्टिकल नंबर 275 में लिखा है कि फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रेवेन्यू टू द स्टेट्स। दोस्तों रोहित शर्मा जी कह रहे हैं सर हर एक स्टेट को 42% मिलता है या टोटल रेवेन्यू का 42% स्टेट्स में इक्वल डिवाइड होता है? नहीं, देखो एक्चुअली है क्या रोहित शर्मा, बताते हैं आपको थोड़ा डिटेल में। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इसका 42% आप ले जाओ, बाकी का यहाँ छोड़ जाओ, दिस इज़ द प्रोविज़न। लेकिन जो 42% है वो आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स एक्सपेंडिचर। दोस्तों जब टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स इनकम आई रोहित शर्मा, और उसको कलेक्ट करते समय कुछ एक्सपेंडिचर भी हुआ, तो टैक्स कलेक्शन माइनस टैक्स एक्सपेंडिचर, तो उसको जो बचा उसका 42% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम आर्टिकल नंबर 275 को देखें तो इसमें लिखा है कि फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रेवेन्यू टू द स्टेट। दोस्तों जो वित्त आयोग है वो स्टेट गवर्नमेंट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है कि राज्यों को राजस्व देने का। अर्थात अनुच्छेद 275 ये कहता है कि जो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि चलो भैया सेंटर इस मिजोरम को इतना पैसा दो और राजस्थान को इतना दो और मेघालय को इतना दो, तो हर एक स्टेट को कितना रेवेन्यू देना है। तो दोस्तों मैं आपको और अच्छे से बताऊं, ये जो आर्टिकल नंबर 275 और 282 हैं, दे आर रिलेटेड विद द ग्रांट्स गिवन बाय सेंटर टू द स्टेट। तो ग्रांट्स गिवन बाय सेंटर टू द स्टेट्स, इसके लिए भारतीय संविधान में ये 2 आर्टिकल्स हैं। तो ग्रांट्स गिवन बाय सेंटर टू द स्टेट, इसके लिए 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल नंबर 275, एक है आर्टिकल नंबर 282। तो आर्टिकल 275 में साफ साफ लिखा है कि फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट्स। तो अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देता है कि इस राज्य को इतना ग्रांट्स दो, इस राज्य को इतना ग्रांट्स दो।
फॉर द डेवलपमेंट। अगर हम इसी के आगे बात करें तो आर्टिकल नंबर 282, आर्टिकल नंबर 282 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 282 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट enjoys the discretionary power to provide grants to the states। आर्टिकल नंबर 282 कहता है कि केंद्र सरकार के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अर्थात ये अधिकार है कि जिस राज्य को जितनी ग्रांट्स देना चाहें उस राज्य को उतनी ग्रांट्स दे सकते हैं। अर्थात अगर केंद्र सरकार को लगता है कि यार मिजोरम के पास थोड़ा कम पैसा है, इसे और एक्स्ट्रा ग्रांट्स देनी चाहिए, तो वो दे सकता है। तो ये बात करता है अनुच्छेद नंबर 282, जिसमें केंद्र सरकार को किसी राज्य को ग्रांट देने का अधिकार है। तो इसे हम कहते हैं दो अनुच्छेद रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विद द टैक्सेशन, राइट। तभी दोस्तों जब केंद्र में बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी वाले राज्य मौज लेते हैं, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले राज्य मौज लेते हैं। आर्टिकल 282 की जगह के जरिए वो जिस राज्य को इतनी ग्रांट देना चाहें वो दे सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर एक और आता है 265, क्योंकि आज हम टैक्सेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। अदरवाइज ये सब बातें पॉलिटी की क्लास में भी सेपरेटली होंगी, लेकिन हम अपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 262, आर्टिकल नंबर 265, तो इसमें साफ साफ लिखा है नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी टैक्स ना तो लागू होगा ना कलेक्ट होगा बिना किसी अथॉरिटी के जो कानून के द्वारा बनाई गई हो। इसका मतलब टैक्स को लागू करने के लिए या टैक्स को कलेक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी एनी अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी शुड बी क्रिएटेड बाय लॉ। दोस्तों टैक्स को लागू करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए और जो कानून के द्वारा बनाई गई हो। मान लो कल को कोई बंदा, आप जहाँ रास्ते में जा रहे हैं, एक लठ डाल के खड़ा हो जाए, तो कहो भाई साहब 50-50 रुपए तो तब जाने देंगे। सो दिस इज नॉट द लीगल वे ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स, कलेक्टिंग द मनी एज अ टैक्स। दोस्तों ये कोई कानूनन तरीका नहीं है टैक्स लेने का। टैक्स ले वही सकता है या लागू वही कर सकता है जो कोई ना कोई अथॉरिटी रखता हो और वो कानून के द्वारा स्थापित हो। जैसे दोस्तों आप लोगों ने जो हमसे कोचिंग में फ़ी पे करी है, तो हमने इसमें एक तरह का जीएसटी इंक्लूड कर रखा है, और आपने जितनी भी फ़ी अमाउंट दी है हमने उसमें 18% जीएसटी भी शामिल कर रखा है। तो दोस्तों हम जीएसटी लेने के लिए तभी लायबल हुए जब हमने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराया, अर्थात आई हैव टेकन द अथॉरिटी बाय लॉ कि क्या मैं जीएसटी ले सकता हूं। चूँकि हमने एक कोचिंग इस्टेब्लिश की, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कोचिंग को हमने रजिस्टर कराया, इसके लिए हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, इसके लिए हमने कंपनी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको तब हमें अथॉरिटी मिली कानून से क्या, जीएसटी लेने की। तो इसका मतलब टैक्स वही ले सकता है कौन, जब दोस्तों कानून के द्वारा क्या हो, उसे परमिशन हो या उसे अथॉरिटी हो। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 265। प्रदीप सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने आपके जैसा टीचर नहीं देखा है कभी। भाई ऐसा मुझे तो बहुत अच्छा लगता नहीं है, बिस्किट एंजॉय कर रहा हूँ अभी मैं चाय के साथ। तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बस सेवा करना उद्देश्य है हमारा। टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। भगवान ने हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम अपना जीवन इस तरीके से यापन करें कि लोगों को शिक्षा भी दें और हमारा घर बार भी चल रहा है। ये सुनो, तो दोस्तों माँ बाप को खुश भी रखना है, समाज में एक प्रतिष्ठा भी मेंटेन रखनी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट गॉड कि गॉड गेव मी सच अ लाइफ टू मेक enlighten the lives of thousands of people what I am doing here. So I am trying my level best always कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान दे सकें और ज्ञान से ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। क्योंकि दोस्तों भगवान ने हमें अगर इस काबिल बनाया कि
आप लोग कुछ कर पाएँ हमारे ज़रिए, तो हमें भी पूरा पूरा शक्ति, पूरे ज़ोर शोर के साथ ये काम करना चाहिए। ऐसा हम अपने मन में हमेशा सोचते हैं और उसी सोच के साथ अपनी क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 265 क्या कहता है, आप लोग समझ गए कि ये कहता है कि कोई भी टैक्स ना तो लागू किया जाएगा, पूरा बंद कर दो इसको, ये अंदर आ जाओ देख लो। तो दोस्तों, कोई भी टैक्स ना तो लागू किया जाएगा ना एकत्रित किया जाएगा बिना किसी अथॉरिटी के जो कानून के द्वारा बनाई गई हो। तो ऐसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 265। अब हम थोड़ा और अंदर चलेंगे और टैक्सेशन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अब जरा बात करेंगे टैक्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिन्हें, देखिए दोस्तों, जिन्हें एक तो होता है टैक्स लेवाय, एक होता है कलेक्ट और एक होता है रेवेन्यू को यूज, राजस्व का प्रयोग। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट। यहां हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। जरा ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन सा टॉक होगा। जरा देखिए सर, इको के क्वेश्चन जो आपने क्लास में करवाए वही आए। थैंक यू सो मच आशीष। क्या क्वेश्चन आया था आशीष एग्जाम में, जरा ये भी बता दीजिए प्लीज। तो आंटी जी हमारी चाय बहुत अच्छा बनाती है, चाय बहुत अच्छी बनाती है, अच्छा नहीं। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सुनना जरा ध्यान से। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें लागू सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जिन्हें कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट। और दोस्तों, जो रेवेन्यू है इसे यूज भी स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे टैक्सेस ध्यान से सुनिए जिन्हें लागू करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन कलेक्ट करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और यूज करने का काम भी रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट का है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए आर्टिकल है 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अनुच्छेद नंबर 268 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 268 के तहत कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिन्हें लागू करने का काम केंद्र का है, कलेक्ट करने का काम राज्यों का है, और जो कलेक्ट हुआ उस रेवेन्यू को यूज़ करने का काम भी स्टेट्स का है। और इसके लिए हमारे हिंदुस्तान में जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 268, 268। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टैम्प ड्यूटी। जब आप लोग ज़मीनों की रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम वगैरह पर जो टैक्स लगता है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लागू होती हैं केंद्र के द्वारा, लेकिन कलेक्ट होती हैं राज्यों से, और रेवेन्यू को एंजॉय भी करते हैं स्टेट्स। सिमिलरली उसी प्रकार से कुछ ऐसे टैक्सेस भी हैं हिंदुस्तान में, ज़रा ध्यान से सुनिए, जिन्हें लागू करने का काम है, जिन्हें लागू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो रेवेन्यू है वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। कंप्लीट मतलब होल रेवेन्यू, होल मतलब कुल राजस्व राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है
बांट देता है उसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 269। तो दोस्तों जो स्टार है ये है आर्टिकल नंबर 269। ज़रा ध्यान से देखिए कि अनुच्छेद नंबर 269 के तहत कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो लागू करना किसका काम है, सेंटर का। कलेक्ट करना भी किसका काम है, सेंटर का। लेकिन सारे राजस्व को किस में बांट देता है, राज्यों में। और इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं वो हैं दोस्तों, नंबर 1 टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो दोस्तों शेयर बाजार के लेन देन पर जो टैक्स लगता है। इसी का एग्जाम्पल है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट देयर इन। दोस्तों जो अखबार के विज्ञापन या अखबार में खरीदने बेचते समय जो टैक्स लगता है। गुड मॉर्निंग आशु, कोई बात नहीं। दोस्तों जो अखबार के विज्ञापन के ऊपर, अखबार के खरीदने बेचने पर या अखबार में जो विज्ञापन आता है उसके खरीदने बेचने पर जो टैक्स लगता है। इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों टर्मिनल टैक्स। टर्मिनल टैक्स आपको याद होगा, रेलवेज, एयरवेज, सीवेज, रोडवेज को छोड़कर जो भी पैसेंजर या गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है उस समय जो टैक्स लगता है। तो दोस्तों ये ऐसे टैक्सेस हैं, फिर से एक बार, शेयर बाजार के लेन देन पर लगने वाला टैक्स, अखबार और उसके विज्ञापन के खरीदने बेचने पर लगने वाला टैक्स या टर्मिनल कर, ये ऐसे टैक्सेस हैं जो लगाता सेंटर है, कलेक्ट भी सेंटर है, लेकिन सारा रेवेन्यू स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे भी टैक्सेस हैं हिंदुस्तान में जो लागू सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, लागू सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, लागू भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। लेकिन सारा का सारा राजस्व, राजस्व जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों में बटा। जो रेवेन्यू है, यूज़ ऑफ रेवेन्यू, ये सेंटर ने भी किया और स्टेट ने भी किया। ये देखिए, यूज़ ऑफ रेवेन्यू सेंटर ने भी किया और स्टेट ने भी किया। सर्कल देखिए आप लोग, जो ओवल टाइप बनाया मैंने, देखना, लागू किसने किया, सेंटर ने। कलेक्ट किसने किया, सेंटर ने। लेकिन जो रेवेन्यू है वो सेंटर के पास भी गया, स्टेट के पास भी गया। और आर्टिकल है 272 272 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 272 272। आशु भाई क्यों हंस रहे हो तुम इतना ज़्यादा? तो आर्टिकल नंबर 272 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो गया आशु? दोस्तों आर्टिकल नंबर 272 कहता है कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिन्हें लागू कौन कर रहा है, सेंटर। कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंटर। लेकिन सारा रेवेन्यू किस में जा रहा है, स्टेट्स में जा रहा है। तो ये हो गए एक और पोर्शन। और इसके एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, आयकर। इसका एग्जाम्पल है एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये ऐसे टैक्सेस हैं जो लागू कौन कर रहा है, सेंटर। कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंटर। लेकिन रेवेन्यू सेंटर और स्टेट दोनों में बट रहा है। और इसका अनुच्छेद है 272 और इसके एग्जाम्पल बता दिए, इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे टैक्सेस भी हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो जो ये कुछ ऐसे टैक्सेस भी हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें लागू करने का काम किसका है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि
तो दोस्तों ये तो हो गई टैक्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें लागू करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जिन्हें यूज़ भी करता है और कलेक्ट भी करता है स्टेट गवर्नमेंट, और जो रेवेन्यू आया उसे यूज़ भी करता है स्टेट गवर्नमेंट। मुझे लग रहा है पॉइंट समझ में आ गया। दोस्तों पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे टैक्सेस लागू भी करेगा स्टेट, कलेक्ट भी करेगा स्टेट, रेवेन्यू यूज़ भी करेगा स्टेट, और इसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके एग्जाम्पल्स हैं लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, इसके एग्जाम्पल हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों ये तो बातें हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे टैक्सेशन की। एक दो बातें और हैं, जैसे दोस्तों जो भी बोरोइंग्स हैं, जो ऋण हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में जो बोरोइंग्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से बोरो करती है, और जितने भी राज्य सरकार हैं उन्हें भी बोरो करने का अलग से अधिकार है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं, जो केंद्र सरकार की बोरोइंग्स हैं, ये आती हैं आर्टिकल नंबर 292 में, और स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग आर्टिकल नंबर 293 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर्टिकल नंबर 292 और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऋण हैं वो आर्टिकल नंबर 293। इससे ज़्यादा एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है भारतीय संविधान का जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें। और अभी कुछ और एक दो बातें हैं वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। राइट, चलते हैं दोस्तों अब आगे और बात करते हैं। कोई बात नहीं आशु। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी टैक्सेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बातें। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट और क्लाइमेक्स पार्ट देखते हैं टैक्सेशन का, और जो हमारा बिल्कुल क्लाइमेक्स पार्ट है वो है दोस्तों बहुत बेहतरीन एंड द लवली टॉपिक, एंड दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एंड दिस इज़ कॉल्ड GST। तो दिस इज़ वेरी लविंगली टॉपिक। दोस्तों अब ये क्या है GST, इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होगा और बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। ज़रा दिल थाम के बैठ जाइए और अपनी कमर को कस लीजिए और दिमाग के ढक्कन को खोल लीजिए। देखते हैं दोस्तों कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, वो भी इन वेरी डिटेल। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक चलती है नहीं, सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि जो GST है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं माल एवं सेवा कर। तो माल एवं सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर बोले तो GST इज़ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे बड़ा आज तक का जो टैक्स रिफॉर्म है, जो कर सुधार प्रणाली है, उसमें GST का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है। मतलब आज तक के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो टैक्सेशन रिफॉर्म मैंने देखा तो वो है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो इट इज़ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन आवर कंट्री। सो बिगेस्ट टैक्स की जगह लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन आवर कंट्री। इसके अलावा GST है क्या दोस्तों, तो ये अभी बताते हैं कि दोस्तों GST है क्या, ये थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी बातें बताना चाहते हैं, पहले उन बातों को ज़रा सुनिए, समझिए और सीखिए। वो ये कि दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है, हमारे हिंदुस्तान की जो कर प्रणाली है या जो कर व्यवस्था है, ज़रा ध्यान से सुनिए कि जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है, इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और वो मकड़ी के जाल की तरह फंसा हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं बिफोर GST। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन इंडिया द टैक्सेशन सिस्टम वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड जस्ट लाइक अ मकड़ी का जाल। दोस्तों GST लागू होने से पहले हिंदुस्तान की जो कर व्यवस्था थी, जो कराधान प्रणाली थी, ये कंप्लीट रूप से मकड़े की जाल की तरह फंसी हुई थी। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस GST इन इंडिया द टैक्सेशन सिस्टम बिकेम वेरी सिंपल इन आवर कंट्री। दोस्तों हमारे देश का जो कराधान प्रणाली GST के बाद वो एकदम सरल, एकदम सहज, एकदम यूनिफॉर्म, एकीकृत, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शित हो गया। दोस्तों GST से पहले हमारे हिंदुस्तान का टैक्सेशन सिस्टम कैसे कॉम्प्लेक्स था, कैसे जटिल था, जरा उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करिए।
तो दोस्तों सबसे पहली बात तो देयर वर सो मैनी टैक्सेस इन आवर कंट्री, लेकिन सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन आवर कंट्री। अभी हम एक बात सबसे पहले बता दें कि जीएसटी इज़ अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। सबसे पहला ये स्टेटमेंट सुन लीजिए और दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें होंगी, इतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पहले ज़रा अच्छी तरह जीएसटी को समझिए और आज की क्लास में टैक्सेशन सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा और अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने बहुत बड़े बड़े टॉपिक अपनी क्लास में कर लिए हैं, जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जैसे फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, जैसे दोस्तों मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, बजट और टैक्सेशन। दोस्तों जो बड़े बड़े यूनिट थे हमारे इकोनॉमी के, टैक्सेशन के, इकोनॉमी के, वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। एक बड़ा टॉपिक बचा है इस समय, वो है प्लानिंग। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अच्छा, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशन भी कंप्लीट कर लिया है, भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर और मुद्रा का अवमूल्यन, इतने टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी सिर्फ एक बड़ा टॉपिक बचा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो है प्लानिंग, नियोजन, भारत में नियोजन व्यवस्था या योजना व्यवस्था। फिर इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये 4 टॉपिक, राइट। फिर इसके बाद माइक्रो के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। बाकी जो जीएस बैच 1 है उसमें हमने माइक्रो के 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, नहीं, एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है, एंड दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। अभी माइक्रो के बाकी के टॉपिक्स मार्केट, यूटिलिटी, रेवेन्यू, इंडिफरेंस कर, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब हम अलग से डिस्कशन करेंगे, राइट। दोस्तों अभी इस तरीके से जो GS1 है इसका ऑलमोस्ट, अगर हम बड़ा टॉपिक देखें तो प्लानिंग के अलावा मार्केट, माइक्रो में और प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बचे हैं। और फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो GS2 में मुझे कराना है, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, और एक बहुत बड़ा टॉपिक है दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये 2 टॉपिक उनमें नहीं हुए तो वो 2 टॉपिक हम अलग से लेंगे और वो 2 टॉपिक हमारे अलग से होंगे। तो उन दोनों टॉपिक्स को हम अलग से डिस्कशन करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, ओके। और इस तरीके से हमारा इकोनॉमी का सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने कोशिश की है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैंने उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। बजट के बाद मैंने बजट के क्वेश्चन किए, नेशनल इनकम की हमारी बातें हुई। और दोस्तों आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं, बस आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करो। यहाँ पर जो टीचर आपके सामने है ये बहुत ईमानदार है, बिल्कुल विद्या माता कसम, टीचिंग हमारा सोल पैशन है। और अब ऐसा नहीं कि कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी, बहुत सारी नौकरियाँ ट्राई करी, बाद में टीचर बन गए, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में ज़्यादातर टीचर्स की यही सिचुएशन है, आप जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच रोहित, वसीम। लेकिन दोस्तों आई बॉर्न टू टीच, मेरा जन्म हुआ है सिर्फ पढ़ाने के लिए, और आई फील वेरी गुड व्हेन आई एम देयर इन माई क्लास एंड टीचिंग द स्टूडेंट्स। दोस्तों एज यू ऑल नो कि आई हैव ऑलरेडी सबमिट माई रिसर्च, बस विद इन अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स माई फाइनल वाइवा इज देयर ऑफ PhD, then I will become the doctorate in commerce, and I have also got the gold medal in economics, qualified net GRF in commerce and only net in economics. Now I'm planning to go for postdoc, लेकिन देखते हैं क्या होता है अब आगे। पोस्टडॉक करने के बाद I'll start serving as a government of India को after 10-15 years बाद from now। तो दोस्तों ये सारे मेरे ज़िंदगी के सपने हैं, और ये सारे सपने तभी साकार होंगे कि जब मुझे जो आज काम मिला है मैं उसे ईमानदारी से निभाऊं। गुरु ज्ञान प्राप्त करिए दोस्तों जैसे आज आप लोगों के मम्मी पापा ने आपको काम दिया है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ें और अपना सिलेक्शन सरकारी नौकरी में करवाएं। तो अगर आज आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कल आपको जो आप आज चाहते हैं वो कल प्राप्त होगा। अगर आज आप अपने काम में ईमानदार नहीं हैं तो ना तो आपका आज का सपना पूरा होगा और ना कल के सपने पूरे होंगे। दोस्तों इसी बात को बिल्कुल मूलभूत, बिल्कुल बेसिक बात मानो और अपने जीवन का आनंद लो और अपने जीवन के नैया को आगे बढ़ाओ।
सो आई ऑलवेज थिंक दैट कि जो मुझे ओके, वेरी गुड देवासी साहू। सो शाबाश देवासी साहू, आप मुझे अपना व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटो और एक पेपर पर लिख के भेजना ज़रा टाइम्स कोचिंग के बारे में कि यू ज्वाइन टाइम्स कोचिंग एंड क्या क्या हुआ, पूरा का पूरा विवरण विद योर पिक, योर ईमेल नंबर और आपका माय फर्स्ट सिलेक्शन। वेरी गुड देवासीज, मैनी सिलेक्शंस आर स्टिल वेटिंग फॉर यू एंड ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, जो मेरी बात चल रही थी वो ये कि आज अपने काम को आप ईमानदारी से निभाइए तो आपका कल बहुत अच्छा होगा। बस आज के प्रवचन बाबा जी की यहीं पर ख़त्म हुए, आगे चलते हैं। दोस्तों, जो जीएसटी है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो हिंदुस्तान में एक नया अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन जीएसटी आने से पहले हमारे हिंदुस्तान की जो कर व्यवस्था थी, जो टैक्सेशन सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ही ज़्यादा जटिल था। मतलब कैसे? तो देखिए, पहले अगर हम लोग वस्तुएं खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे, तो वैट पे करते थे। पहले हम लोग जब सर्विसेज खरीदते थे, सेवाएं खरीदते थे, तो सर्विस टैक्स पे करते थे। मतलब मैं बाजार गया, गुड्स खरीद के लाया, वैट दे दिया, सेवाएं खरीदी तो सर्विस टैक्स दे दिया। और तो और दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनते जाइए कि मान लो एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है। मान लो मुझे इस कैमरे का प्रोडक्शन करना है, मुझे इस कैमरे का उत्पादन करना है। अब जब मैंने इसका प्रोडक्शन करना है तो मैंने कोई ना कोई रॉ मटेरियल मान लो विदेश से इंपोर्ट किया। जब मैंने कोई रॉ मटेरियल विदेश से इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर लगा कस्टम ड्यूटी, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। अब जब मैंने ये कैमरा प्रोड्यूस कर लिया तो प्रोड्यूस करते समय श्योर देवासीस, तो कांग्रेट्स वंस अगेन। तो दोस्तों, अब जब प्रोड्यूस कर लिया तो उस समय लगा एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब जब मैंने इसको एक स्टेट दिल्ली में प्रोड्यूस करा और इसको तेलंगाना में जाके भेजना है बेचने के लिए, तो जितने स्टेट से क्रॉस करेगा वहाँ पर लगता था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, चुंगी कर, हर चुंगियों पर। फिर दोस्तों फाइनली जब ये प्रोडक्ट बिका मेरा कैमरा, तो जो प्रॉफिट हुआ उस पर मैंने सरकार को दिया कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। और फिर फाइनली जो मेरी साल भर इनकम बनी उस पर पे किया इनकम टैक्स। हाय रब्बा, मैं तो मर गया टैक्स दे देकर, इतने सारे टैक्स दिए। लेकिन दोस्तों, जो जीएसटी है वो अनदर बात, वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है वो डेस्टिनेशन पर और फाइनली लगता है, पहले नहीं लगता। सो दिस इज, एक बात याद रखिए कि जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सीखिए कि मैंने कहा पहले अगर मैं कोई गुड्स खरीदता था तो वैट पे करता था। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसे जटिल था और कैसे जीएसटी के बाद सरल बन गया। जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले जो वैट लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। इसका मतलब आप जरा मेरे दिमाग से सोचिए कि जब वैट एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, इसका मतलब जितने स्टेट हुए उतने स्टेट में अलग अलग वैट था। तो जरा बताइए, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स था या नहीं, जटिल था या नहीं? क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट। और तो और दोस्तों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट छोड़ो, विद इन द सेम स्टेट अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग वैट। मतलब अगर आप जयपुर राजस्थान में क्लोथिंग्स खरीदते हैं तो वैट अलग, फुटवियर जूते चप्पल खरीदते हैं तो वैट अलग राजस्थान में, या पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में, एक ही स्टेट में अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग वैट। मतलब दोस्तों, मतलब ये कि हाँ, मुझे पता है आज तो सर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं आया। क्लास शेड्यूल्ड हिस्ट्री की थी, लेकिन बाद में ये अभी हम सही करवा देंगे, इसको इकोनॉमी में डाल देंगे। दोस्तों, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर अलग वैट, खाने पर अलग वैट, पीने पर अलग वैट, एक ही स्टेट में अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग वैट। अब मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, क्या इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स था या नहीं था? कमांड जल्दी जवाब दीजिए। तो दोस्तों, जीएसटी आने के बाद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने के बाद, इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल और बिल्कुल सहज और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म हो चुका है। कैसे, इसका भी ज्ञान मिलेगा, सुनते जाइए।
और बस एक लाइन में याद कर लीजिए कि वो ऐसे कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑल द indirect taxes, all the indirect taxes have been abolished, all the indirect taxes have been abolished। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर खत्म कर दिए गए हैं दोस्तों। एंड इन इंडिया ओनली एंड सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जरा ध्यान सुनिए फिर से कि जीएसटी आने के बाद जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, इनको खत्म कर दिया गया। हाँ, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़कर, जैसे एल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, टोबैको हो गया, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये अभी जीएसटी में शामिल नहीं हुए। कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जिन चीज़ों पर, वो सारे के सारे क्या हो गए, जीएसटी से खत्म हो गए। और सिर्फ एक नया टैक्स है, दिस इज कॉल्ड जीएसटी, दिस इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऐसे हम कहते हैं जीएसटी, इसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। दोस्तों जीएसटी क्या है, तो दो बातें, सबसे पहला नया इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरी बात सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स छोड़कर, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, और दोस्तों इसे कहते हैं जीएसटी। तो ये तो हुआ जीएसटी का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन। और सर प्लीज़ चेंज हिस्ट्री टीचर, इससे अच्छा लूसेंट से पढ़ लेंगे प्लीज़। अच्छा, बहुत बढ़िया भूषण कुमार, अब तुम सर का सर्टिफिकेट बनाओगे है ना बेटा, जितनी तेरी उम्र नहीं है इतने साल से सर पढ़ा रहे। हाँ भाई, कितने लोग रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, योगेंद्र और एसके कमल और जितने भी लोग थे, कितने लोग भूषण कुमार की बात से सहमत हैं, जरा इनको यहीं पर जवाब दीजिए। चेंज द हिस्ट्री टीचर, इनसे अच्छा लूसेंट से पढ़ लेंगे प्लीज़, इनको लाओ हैं भाई। रोहित जी, योगेंद्र, इनको ज़रा थोड़ा सा जवाब दीजिए। और आप लोग क्या कहना चाहते, सारे मेजॉरिटी बोलो भाई। फीडबैक के चक्कर में ही टीचर लाए गए, और इतने सीनियर टीचर हैं कि जब मैं 3 साल का था तब से वो पढ़ा रहे। मैं 88 बॉर्न हूँ और वो 91 से पढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और तुम अब उन्हें सर्टिफिकेट दोगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं बताइए आप लोग। रोहित शर्मा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं है सर, मतलब भाई ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर इन दिस। लाइक हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी टीचर्स को हम जानते हैं, उनमें सीनियर मोस्ट, एसएल सर से भी सीनियर है ये सर। हाँ सर, हिस्ट्री वाले सर डीप में पढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्हें सही नहीं लग रहा है, और ये कह रहा है लूसेंट से ही पढ़ लेंगे भाई। ये देखिए, रोहित शर्मा ने भी कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट ऑफ, जिसका भी था मैं नाम भूल गया। तो हाँ भाई, सारे लोग बताओ, इन्हें लूसेंट दिख रहा? अबे कितनी किताबों का संग्रह वो एक साथ पढ़ा रहे सर। देखो योगेंद्र, एसके कमल, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका जवाब मत लो, चुपचाप पढ़ाई करो। ज़्यादा दिक्कत है तो बताओ, पैसा वैसा वापस किया जाए। और पैसा वापस करना हो तो बता दो, पैसा वापस कर देंगे। इतने वेल एक्सपीरियंस्ड, अगर आप एक बार ये कहिए ईको वाले को थोड़ा समझाओ, उसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, विद्या माता कसम सर। ओके, दुकानदार ने सामान बाय किया, जीएसटी दिया। हमने कच्चा माल बाय किया, जीएसटी दिया। प्रोडक्ट बनाया और सेल किया, जीएसटी दिया। तब सामान, क्या कहना चाहते हो? अभी मैं आपके इस सवाल का जवाब देने दूंगा थोड़ी देर बाद। वसीम, ज़रा और आगे समझिए, ठीक है भाई। तो सर हिस्ट्री सर अच्छे हैं, लेकिन सर डीप में पढ़ाएं। तो डीप में पढ़ाए मतलब डीप में ही तो पढ़ाते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं दोस्तों। तो जो जिनका था भूषण कुमार थे शायद वो, तो भूषण जी प्लीज़ आप मेरे छोटे भाई की तरह अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए कि
जो भी टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर हैं ये हमेशा लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो फिर तब लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अभी इफेक्ट नहीं पड़वाएंगे, बिल्कुल सही करवा देंगे, चिंता मत करो। जीएसटी, हाँ एक बात और बता दें लोग, तुम्हारा जवाब शायद, कि जीएसटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एड वेलोरम। तो जीएसटी भी एक एड वेलोरम टैक्स का एग्जाम्पल है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एड वेलोरम टैक्स, राइट ना। तो बेटा भूषण, शायद आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कहेंगे बल्ले बल्ले। और मैं बता दूं भूषण बिल्कुल ईमानदारी से कि जहां पर मैं इनके साथ पढ़ाता था जिस इंस्टीट्यूट में, वहां पर बच्चे इतने गज़ब फ़ैन थे दोस्तों इनके, इतने गज़ब फ़ैन के कि हाँ, मैथ्स के साथ साथ इन सर का डेमो भी ज़्यादा था जब पहली क्लास में जाते थे। हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे कमज़ोर टीचर अगर कोई है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक्स, बाकी सारे टीचर्स बिल्कुल शानदार हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन तुम लोग को पता नहीं क्यों नहीं लगता, लेकिन अपने अंदर हर कोई जानता। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि व्हाट द लेवल ऑफ नॉलेज, हाँ, पर इनका सिवा और कोई नहीं, तो पर इनके सिवा और कोई नहीं। ठीक है भाई। तो जीएसटी का फुल फॉर्म, वाह भाई वाह आशु, तू सच में आज पहली बार आया, लग गया। सॉरी बट मेरा मतलब था कि क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है। तो यस, तो ठीक है। तो आशु तू बिल्कुल पहली बार आया, लग गया, तो सही है बेटा आशु। देखो ये क्या पूछ रहा सर, जीएसटी का फुल फॉर्म। अबे ये क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तुझे आज तक जीएसटी का फुल फॉर्म ही नहीं पता। कौन से गांव में छुपा हुआ बैठा भाई तू, जयपुर लिख रहा है, पिंक सिटी का है, तब भी तू बता जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा। लेकिन मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे ढोर होते, एक नंबर के गधे और उल्लू होते, उनके लिए मैंने पहले ही फुल फॉर्म लिख दिया। इंग्लिश में अलग लिखा, हिंदी में माल एवं वस्तु, माल वस्तु या सेवा कर भी लिखा। और बता यार आशु तू फुल फॉर्म पूछ रहा है यार, पहली बार आया तो पहली बार देखते देखते सो गया क्या? तो उड़ जा नींद से बाहर ना। दोस्तों ये तो हुआ जीएसटी होता क्या है। अब मैं थोड़ा सा और जीएसटी को डिटेल में अगर बात करें तो जीएसटी अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कितने प्रकार का है तो देखेंगे तो पता चलता है। एक है सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम सीजीएसटी भी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एक है स्टेट जीएसटी, जिसे हम राज्य जीएसटी भी कहते हैं, और शॉर्ट में एसजीएसटी। और अगर आप कहें तो इसी को जो स्टेट में लग रहा है तो स्टेट, अगर किसी यूटीज़ में लग रहा है तो यूटी जीएसटी, राइट। तो इसे हम स्टेट या यूटी जीएसटी भी कह सकते हैं। बता दें दिल्ली और पुडुचेरी, सर इन्हें इंडियन, हाँ अबे ऐसे मत कह रोहित, बीन लिमिट नाउ। यस अजीत, आई एग्री, डू एग्री विद यू। दोस्तों एक है सेंट्रल जीएसटी, रोहित शर्मा ऐसे नहीं है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी। नेक्स्ट इज स्टेट और यूटीज़ जीएसटी। ये यूटीज़ में आपको बता दूं, ऐसे दिल्ली और पुडुचेरी ये ऐसे दो यूटीज़ हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इन्हें हैं तो यूटीज़, लेकिन एक तरह का इन्हें स्टेट में काउंट करते हैं, तो यहाँ पर इन्हें एसजीएसटी ही कहेंगे। बाकी रिमेनिंग जो 5 जगह हैं उन्हें यूटी जीएसटी कहेंगे वहाँ। इसके अलावा एक और जीएसटी है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो छात्र छात्राएँ हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख लें, एकीकृत जीएसटी, जैसे कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी या एकीकृत जीएसटी। दोस्तों ये 3 प्रकार के जीएसटी हैं। ओके कोई बात नहीं रोहित, ये 3 प्रकार के जीएसटी हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब मैं थोड़ा सा बढ़िया ज्ञान दूंगा, जरा ध्यान से सुनना। दोस्तों एक होता है जिसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। व्हाट इज इंटर स्टेट ट्रेड? इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब है दोस्तों अंतर्राज्य व्यापार। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब है अंतर्राज्य व्यापार, और अंतर्राज्य व्यापार का मतलब है जब मैं एक स्टेट में कोई भी वस्तु खरीदूं और उसे जाकर दूसरे स्टेट में बेचूं, दोस्तों उसे कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। तो इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब है कि कोई वस्तु एक राज्य में खरीदी जाए और दूसरे राज्य में बेची जाए। तो एक राज्य दूसरे राज्य, इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर्राज्य व्यापार, राइट। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रेड। भाई इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब है एक ही राज्य में खरीदें और एक ही राज्य में बेचें। जैसे जब हम स्कूल्स में थे
तो कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, हाँ कॉम्पिटिशन होते थे, जैसे हम कहते थे इंट्रा स्कूल कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल मतलब एक ही स्कूल के बच्चों के बीच, इंटर स्कूल मतलब एक दूसरे स्कूल के बच्चों के बीच। दोस्तों इसे हम कहते थे इसे इंट्रा स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड, ये दो प्रकार की ट्रेड होती हैं, व्यापार होते हैं। अब जरा ध्यान से सीखना और सुनना दोस्तों, जब ये इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है इसका मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जहां हम वस्तु को खरीद रहे बेच रहे हैं, तो इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी? आईजीएसटी, कि जब हम किसी वस्तु को एक राज्य से खरीदें और दूसरे राज्य में बेचें तो उस पर लगेगा आईजीएसटी। याद करो, इसी को पहले कहते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जहां पर लास्ट क्लास खत्म हुई थी, तो उसी को एक तरीके से कहने लगे आईजीएसटी। और बता दें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पैसा जाता है और इसको वसूलना, सारा काम करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। थैंक यू सो मच एसके कमल उद्दीन। ना इसके अलावा ज़रा ध्यान से सुनिए, इसके अलावा दोस्तों जब ये सेंट्रल और स्टेट जीएसटी है ये किस पर लगता है? इंट्रा स्टेट ट्रेड पर लगता है। अर्थात जब हम एक ही राज्य में कोई वस्तु खरीदें और उसी राज्य में बेचें तो जो टैक्स लगेगा उसे हम इंट्रा स्टेट ट्रेड कहेंगे। अर्थात मैंने कोई वस्तु एक राज्य से खरीदी उसी राज्य में बेच दी तो लगेगा सीजीएसटी और आईजीएसटी। और ध्यान से सुनना, ये 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50% सेंटर का और 50% स्टेट का। और दोस्तों जो आईजीएसटी वो 100% सेंटर का। तो ये होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। दोस्तों जो आईजीएसटी है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, वो केंद्र सरकार लेती है। कब? जब एक राज्य में कोई वस्तु खरीदें और दूसरे राज्य में जाकर बेचें। जो सीएसटी है वो एक तरीके से आईजीएसटी बन चुका है और बाकी के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उन सब को खत्म करके बना दिया गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो ये दो प्रकार के जीएसटी आपको समझ में आ गए, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी और दोस्तों आईजीएसटी। मुझे लग रहा है आप लोग इन बातों को समझ गए और इन बातों को सीख गए। तो इसे कहते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी, राइट। अब जरा और थोड़ा अंदर चलेंगे और डेप्थ में इसको एनालिसिस करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। एक होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? जीएसटी काउंसिल, और हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिख लें जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद बोले तो जीएसटी काउंसिल। तो व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? तो जो जीएसटी काउंसिल है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 269A, तो आर्टिकल नंबर जो 296A है इसका अंग है जिसे बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, राइट। सो दोस्तों जीएसटी काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 296A, तो इसे कहते हैं जीएसटी काउंसिल। ज़रा ध्यान से सुनना दोस्तों, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले बता दें तो इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर और इस समय निर्मला सीतारमन जी। तो दोस्तों जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो दोस्तों जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस और टैक्सेशन के, वो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज हैं किसके? क्या बोलते हैं स्टेट्स के। मतलब जरा ध्यान समझिए, इसमें एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा जो हो गया कौन सा? वित्त मंत्री। एक हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, ये अच्छी तरह से पॉलिटी वाले टीचर बताएंगे। और एक है मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज, मतलब जो किसी राज्य में टैक्स मंत्री है, इतना बस समझ लीजिए। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उनका कोई भी टैक्स मिनिस्टर या कोई भी उनका स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी बंदा जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, वो इसके सदस्य हैं। तो अगर देखें तो सेंटर से कौन कौन है? चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बाकी सारे राज्यों से कौन कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू एंड द टैक्सेशन और द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसको फाइनली नॉमिनेट करता है वहाँ का गवर्नर। तो दोस्तों
इतने मेंबर्स हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और बाकी के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से समझिए कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं टैक्सेशन ऑफ फाइनेंस के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं वो हो गए। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट से एक बंदा है, बस इतना समझ लीजिए, जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर होगा या टैक्सेशन मिनिस्टर होगा। बोलो क्लियर? आगे चलें। इसके अलावा दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए, जीएसटी काउंसिल के जो इसमें देखिए, आपने देखा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सदस्य हैं और जीएसटी काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट के भी सदस्य हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए। अब जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? तो जो भी डिसीजंस जीएसटी में लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल की बैठक डिसाइड करती है। जो भी डिसीजन जीएसटी में लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल की बैठक डिसाइड करती है, वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं करते। कई बार बहुत हमारे देश के जो उल्लू लोग हैं, जो गधे लोग हैं, वो कहते कि मोदी साहब ने ये कर दिया, मोदी ने जीएसटी कम कर दिया, गुजरात में जीतना था चुनाव, ये वो। तो दोस्तों जो जीएसटी है उसका डिसीजन मोदी जी का नहीं है, उसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल का है। और आप देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा सभी स्टेट्स के भी एक एक मेंबर्स हैं। दोस्तों और अच्छे से ज़रा ध्यान से समझिए कि जो जीएसटी काउंसिल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे हैं उन्हें सिर्फ 1/3 वोटिंग राइट है, मतलब सिर्फ 33.3%, और जो स्टेट गवर्नमेंट के बंदे हैं इन्हें 2/3 वोटिंग राइट है, मतलब जितना भी वोटिंग राइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा 66.6% स्टेट गवर्नमेंट के पास है एंड 33.3% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मुझे लगता है आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो सरकार ने कहा कि भाई साहब, सरकार चाहती है या सर एक प्रस्ताव आया क्या कि इस कैमरे पर जो जीएसटी 28% है इसे 12% कर दिया जाए। मान लो एक एग्जांपल दे रहा, तो अगर इस एक प्रस्ताव आया जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के पास कि जो कैमराज हैं इन पर जीएसटी 28% से कम करके इसे 12% के दायरे में लाई जाए, तो ये नहीं कहेंगे मोदी जी लो जी कर लो हो गया ना, ये डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल में होगी वोटिंग, तो वोटिंग में जो चीज़ें आएंगी उसमें जितना भी वोटिंग राइट है तो उसमें सिर्फ 33%, 33.3%, 1/3 वोटिंग राइट दिया गया है सेंटर को, और बाकी का 66.6% वोटिंग राइट दिया गया है स्टेट्स को। और दोस्तों अभी क्लाइमैक्स बाकी है, और वो ये कि दोस्तों इन दोनों का अगर वोटिंग परसेंटेज 75% से ज़्यादा है तभी वो चीज़ पर वो लागू किया जाएगा। अर्थात ध्यान से सुनना, जब जितने भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं उनके पास बटन है दो, एक हरा बटन एक लाल बटन। तो परिषद में ये आया प्रस्ताव कि इस कैमरे पर जीएसटी 28% से 12% करनी चाहिए, तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनने किसी ने हरा किसी ने लाल बटन दबाया, स्टेट गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनने भी हरा लाल बटन दबाया। तो जो जितनी भी टोटल वोटिंग हुई उसमें 1/3 हिस्सा दे दिया गया किसको, सेंटर का हिस्सा है, और 2/3 हिस्सा है किसका, स्टेट्स का हिस्सा है। राइट, जरा समझिए, 2/3 हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन उसके बाद अब जब सारे वोट हुए, अगर सारा वोट कास्ट मिलाकर 75% ग्रीन हाँ दबा है तभी वो संशोधन होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। मतलब जब सारे लोग, सेंटर और स्टेट के सारे जीएसटी काउंसिल के लोग 75% एटलीस्ट हाँ कहेंगे तभी होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि जीएसटी क्या है। तो दोस्तों अब एल्कोहल और पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, टोबैको, इन्हें जीएसटी में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दीज आर द मेजर सोर्सेज और रिच सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। दोस्तों एल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, टोबैको, इन सब से स्टेट गवर्नमेंट के पास एक हैंडसम अमाउंट में राजस्व आता है। चूंकि जीएसटी लागू होने के बाद उनका राजस्व, उनका रेवेन्यू कम ना हो, इसलिए फिलहाल ये काम किया गया है। तो इसको हम कहेंगे जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अलावा हम आपको अगर बताएं तो जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को 5 स्लैब्स में बांट रखा है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन कई सारे एग्जाम्स में इसका आंसर 4 आता है, तो वो 0 को एग्जाम्प्ट समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्प्ट एक अलग चीज़ होती है, मैंने आपको बताया कि अगर हम कहें टैक्स एग्जाम्प्ट, समझना अगर समझ सकते हैं तो टैक्स एग्जाम्प्ट का मतलब है कर माफ, मतलब कर लगता ही नहीं है। जैसे हम कहें कि मान लो इस मार्कर पर टैक्स एग्जाम्प्ट है,
तो इसे भी हम चाहे 0% का मतलब टैक्स नहीं लग रहा, या तो कहें टैक्स एग्जाम। टेक्निकल लैंग्वेज देखिए, अगर हमने कहा टैक्स एग्जाम्प्ट है मतलब वो टैक्स के दायरे में ही नहीं आता, लेकिन हमने कहा टैक्स तो है लेकिन टैक्स परसेंटेज 0 है, तो इसका मतलब टैक्स तो लगता है, अर्थात वो टैक्सेबल तो है वो चीज़, लेकिन उस पर सरकार ने फिलहाल 0 कर दिया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 0% है। तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ये जीएसटी के स्लैब्स हैं। अगर आपको कभी देखना है कि जीएसटी किस प्रोडक्ट पे कितना है, तो आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है जीएसटी रेट्स फाइंडर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐप है जिसे सीबीआईसी ने बनाया है। सीबीआईसी बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। बता दें इसका पुराना नाम सीबीईसी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अभी फिलहाल जीएसटी आने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सुन लो एक लाइन, जितने भी भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, वो सारे के सारे उसके लिए देख रेख, कलेक्शन वगैरह ये सारा काम सीबीआईसी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसका पहले नाम सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स था। इसी प्रकार से जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, इन सब को लेकर जो प्रावधान है, इसके लिए जो बॉडी है वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनसे संबंधित जो बॉडी है इसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनसे संबंधित बॉडी है सीबीआईसी, जिसका पुराना नाम सीबीईसी था। तो अगर आपको देखना है कि किस वस्तु में कितने % जीएसटी है, तो वो आप जीएसटी रेट्स फाइंडर नाम की एप्लीकेशन में देख सकते हैं, और उसे हम कहेंगे वो सीबीआईसी ने डेवलप करवाई है। तो 0% या इंक्रीज़ कर सकते हैं क्या सर? हाँ, फिलहाल 0% है, लेकिन कल को मान लो इसे सरकार 1% कर दे, 2% कर सकती है, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब वो टैक्स तो लगता है लेकिन फिलहाल 0% है, इसका मतलब टैक्स एग्जाम्पशन नहीं कहेंगे। इसका मतलब स्लैब कितने हैं? 5 स्लैब हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जीएसटी के बारे में डिटेल में बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में जो जीएसटी है वो 2000 में, इन द ईयर 2000 में वेस्ट बंगाल के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था असीम दास गुप्ता जी। तो 2000 में ही असीम दास गुप्ता जी ने जीएसटी पर उनकी कमेटी बनाई गई जीएसटी से संबंधित। फिर बाद में इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था विजय एल केलकर कमेटी 2003 में। लेकिन फिर उसके बाद 2006 में, हिस्ट्री बता रहा हूँ जीएसटी की, 2006 में पी चिदम्बरम साहब ने अपने बजट में कहा कि हम जीएसटी को 2010 1 अप्रैल से लागू करेंगे, लेकिन भाई कुछ नहीं हो पाया। फिर मामला यूं ही चलता रहा और 2010, 11, 12, 13, 14 जब फाइनली बीजेपी सरकार आई तो उसने 2015 में जीएसटी बिल को लोकसभा से पास करा लिया। लेकिन वो लोकसभा के पास कर तो हो तो गया, लेकिन राज्यसभा में लटक गया। और दोस्तों राज्यसभा में लटका रहा, फाइनली 3 अगस्त 2016 राज्यसभा से जीएसटी बिल पूर्ण बहुमत फुल मेजॉरिटी के साथ पास हुआ। और फिर बाद में जीएसटी बिल लोकसभा में गया, वहां भी फुल मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत से पास हुआ। फिर राष्ट्रपति जी के पास गया और वो तो कठपुतले होते, उनने सिग्नेचर मार दिए। और दोस्तों बता दें एक और जीके का पॉइंट जो कई सारे एग्जाम में आया कि आसाम हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां जीएसटी लागू हुआ। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जीएसटी लागू हो चुका है, और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जो आखिरी राज्य है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, लाया गया फ्रांस में 1954 में। लेकिन पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया वो है ब्राजील 1961। पहली बार लाया गया 1954 फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ ब्राजील में 1961। अगर हम दोस्तों और आगे चलें तो हमारे संविधान में जो जीएसटी लाया गया है, भारत में जो जीएसटी लाया गया है, उसके लिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बनाया गया, 122वां संवैधानिक संशोधन बिल बनाया गया। अगर हम देखें तो जीएसटी भारत के संविधान के किस संशोधन में आया तो वो है 101। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 101 में संशोधन, 101 में अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी लाया गया। लेकिन बिल देखें तो 122वां संवैधानिक संशोधन बिल। तो इसे हम बोलते हैं जीएसटी, इसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
मुझे लग रहा है कि दिस इज कॉल्ड जीएसटी। एस के कमलुद्दीन सर कितने % सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, वीडियो को पीछे देखिए और उसमें सुनिए। सो इसे हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दिस इज द कंप्लीट ज्ञान अबाउट द जीएसटी इन आवर कंट्री। दोस्तों इसके अलावा हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे अभी इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर हमारा जो पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का जो पार्ट है, बजट एंड टैक्सेशन, वो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। एंड आई होप गाइस आप लोगों को जीएसटी के बारे में और पूरे बजट और टैक्सेशन के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों ये गारंटी ले रहे हैं कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इस अमाउंट में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आपको इतनी जानकारी नहीं मिलती, इसका मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूँ, और शायद आप लोग इस बात से सहमत भी हो सकते हैं। तो क्या है, क्या सर जिन पर जीएसटी नंबर होता है उनका कुछ पैसा जीएसटी देने के बाद वापस हो जाता है? वसीम सैफ़ी, ये बात हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक टर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी 11:15 हो गया, तो अगली क्लास में हम आपको ये बता देंगे। सोनू कुमार फतेहाबाद, चेलिया समिति के बारे में बताएं प्लीज़ सर। तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, चेलिया कमेटी भी टैक्सेशन रिफॉर्म से संबंधित थी, तो इसके बारे में अपन और जो भी सवाल हैं आपके वो अपन अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में, और आई होप आप लोगों ने पब्लिक फाइनेंस एंजॉय किया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बढ़िया से पढ़ाई करो, तहे दिल से आप लोगों को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू दोस्तों, और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, जिससे समाज में उनका नाम रोशन होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।